हेलो फ्रेंड, यह ऑब्जेक्टिव बीपीएससी टाइप 4 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी के टीचर में जो ऑब्जेक्टिव आती है वो क्लास 9 एवं 10 के बुक से होती है। यह ऑब्जेक्टिव क्लास 9 के बुक से है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, इसलिए जब राइबोसोम अनुपस्थित यानी नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की जो सेल है वह कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पर पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है, वह डबल लेयर से घिरी होती है। पर जंतु कोशिका का सिर्फ कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, इसलिए जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एक कोशिकीय जीव है, यह वायरस है, यह जीवाणु में पाया जाता है। यह अविकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। केंद्रक पाई भी जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होते हैं। इसका सेल के जितने भी अंग हैं प्रोकैरियोट्स के, किसी में झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकैरियोट्स के जो कोशिका है उसमें केंद्रक भी पाई जाती है, केंद्रक एक झिल्ली से घिरा भी होता है। यह एक विकसित कोशिका है। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो पादप कोशिका में। रसधानी जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी, पर पादप कोशिका की रसधानी बड़ी होती है क्योंकि रसधानी में जल यानी पानी होती है और पादप को जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए पादप कोशिका की रसधानी बड़ी होती है। तो जब सवाल है किस सेल में बड़ी रसधानी है, तो याद रखिएगा पादप कोशिका में। जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। क्रोमोसोम पे डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। जीन जो है वह आनुवंशिक गुण का वाहक होता है, यह केंद्रक में पाई जाती है। क्रोमोसोम कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका के केंद्रक में। और क्रोमोसोम में के ही खंड को डीएनए कहते हैं, डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो आनुवंशिक गुण का वाहक होता है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक। सेल होते हैं, सेल के में केंद्रक होता है और यह केंद्रक कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। पारगम्य का मतलब कि पारगम्य यानी कि कोई भी पदार्थ को आने जाने दे उसे हम पारगम्य कहते हैं। पर कुछ पदार्थ को आने दे कुछ को नहीं तो उसे अर्ध पारगम्य कहते हैं। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो वह पारगम्य होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? उसे अंतःपारदवी जालिका कहते हैं। सेल के द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में अंतःपारदवी जालिका पाए जाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग चिकना होता है जिसपे वसा पाई जाती है और एक भाग खुरदरा होता है जिसे राइबोसोम पाए जाते हैं। यही राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री होती है। तो कोशिका में द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःपारदवी जालिका, जो कि दो प्रकार की होती है, एक खुरदरा होता है और एक चिकना। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। यह सवाल आता है। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। लवक, प्लास्टिड का मतलब हुआ लवक, वह तीन प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूल बीज को रंग प्रदान करते हैं और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के समय मदद करता है और ल्यूकोप्लास्ट भोजन निर्माण में मदद करता है। यह पेड़ के जड़ में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ के जड़ में। ये भी सवाल ट्राई 3 में आया था कि रंगीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पेड़ के जड़ में। और क्रोमोप्लास्ट तो ये फूल बीज को रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं?
सेल के अंदर केंद्रक पाई जाती है। केंद्रक में एक द्रव होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक जिस झिल्ली से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहती है। जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। यह कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है, क्योंकि यह चयन करता है कि कौन पदार्थ आएगा कौन नहीं, इसलिए यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, या कहिए तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? मतलब सेल का ऐसा कौन अंग है जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं? तो वो है लाइसोसोम। सेल में पाए जाने वाले लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि जब सेल के अंग कार्य करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम फट जाता है। इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है अपने ही सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होती है? तो गैस यानी विसरण, गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा? तो विसरण द्वारा, यानी प्रसरित होना, विसरण। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो कोशिका संकुचित हो जाती है। जब किसी भी सेल को अति परिसारित विलयन में डाला जाता है तो कोशिका संकुचित हो जाता है, क्योंकि इसमें सेल से जो है द्रव बाहर जाता है, जिससे यह संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल के अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेड़ का जड़ जो जल अवशोषित करता है वह प्रासरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम भाग लेते हैं। तो पौधों के मूल द्वारा जल के अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो वह प्रासरण प्रक्रिया यानी ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। और गैस का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है।